नमस्कार। आज की चर्चा में बात करेंगे प्रभाववाद के आरंभ की। पिछली चर्चा में भी प्रभाववाद के बारे में थोड़ा बहुत अपन ने जानकारी ली। अब प्रभाववाद किस रूप में आरंभ हुआ और कैसे पूर्व के जो वाद थे उन वादों पे अपना प्रभाव जमाता गया। जो नवशास्त्रीयवाद से जो एक कला की, आधुनिक कला की एक चेतना जागृत हुई थी और आगे बढ़ रही थी, वो रोमांसवाद, यथार्थवाद, इससे अगले सोपान पर आई और वो सोपान था प्रभाववाद। प्रभाववाद के दो अग्रणी महत्वपूर्ण चित्रकार हैं, एक एडवर्ड माने और एक क्लाउड मोने। ये एक ऐसा समय था जिसमें रोमांसवाद के जो प्रणेता चित्रकार थे, देलाक्रा, अथवा नवशास्त्रीयवाद के जो चित्रकार थे, महत्वपूर्ण अंग्र, ये दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। और यथार्थवादी चित्रकार गुस्ताव पूर्वे अंत में फ्रांस छोड़कर स्विट्जरलैंड चले गए थे। तो ये कला के क्षेत्र में जो नवीन चित्रकार उस वक्त उभर रहे थे, उनके सामने एक कोई सीधी दिशा नहीं थी कि वो किसके सानिध्य में और किसके निर्देशन में कार्य करें। ऐसी स्थितियों के अंदर एडवर्ड मोने ने बीड़ा उठाया। बड़े विस्फोटक चित्रकार थे, जो परंपरा यथार्थवाद और रोमांसवाद में उभर कर आई विषयों के रूप में कि सामान्य जन के विषय को लेना, सामान्य दैनंदिनी जीवन की घटनाओं को चित्रित करना, इन्होंने भी यही विषय रखा और पुरातन परंपराओं पर चोट करना। पहले भी यही हुआ, जैसे यथार्थवाद के अंदर डोमियो ने भी किया और रोमांसवाद में भी हुआ। पुरातन परंपराओं का उपहास करना और नवीन कला सृजन को स्थान देना, नई सोच को स्थान देना। अब जब ये काम रोमांसवाद में भी हो रहे थे, यथार्थवाद में भी हो रहे थे, तो प्रभाववाद में ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि एक प्रभाववाद नया वाद खड़ा हुआ। उसका एक कारण है, यथार्थवाद में आते आते चित्र के अंदर एक जड़ता पैदा हो गई। रोमांसवाद में जो एक जागरूकता थी, एक चैतन्य था, एक चंचलता थी, विषयों के तौर पर रोमांचकता थी, रंग के ऊपर चमकीले वर्ण और एक रोमांटिसिज्म, कलर स्कीम थी, वो सारे चित्रों में एक चेतना पैदा करते थे। यथार्थवाद में आकर वो जो कला की जो सौंदर्यात्मक चेतना थी, उस पर थोड़ा सा आघात लगा। वस्तु को वैसा, व्यक्ति को वैसा ही दिखाया जाने लगा जैसा वास्तव में वो था। उसके पीछे एक सैद्धांतिक पक्ष था, निश्चित रूप से उसका अपना महत्व है, लेकिन कला विकास के दौर में ठहर गई, वह आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थी। इस जड़ता को चित्रकारों ने भी महसूस किया और वो चाहते थे कि चित्रकारों के अंदर कुछ ऐसा किया जाए, चित्रों के साथ इस तरह का प्रयोग किया जाए कि चित्र वापस अपने चेतना के स्तर पर निखर कर सामने आए। और यह बीड़ा उठाया प्रभाववादियों ने। प्रभाववादी जो चित्र बनाते थे, जैसे कि पहले की चर्चा में भी बात की, कि वो विषय के, पात्र के महत्व को कम कर देते थे और उस पर प्रकाशीय वातावरण का, प्रकाश का प्रभाव दिखाकर उस चित्र में कलात्मक सौंदर्य को निखार कर सामने लाते थे। लेकिन आरंभ के दौर में जो अंग्र ने जैसे चित्र बनाए, तो वो सौंदर्यात्मक जो पर्यावरणीय और प्रकाशीय सौंदर्यात्मक का जो चलन था, वो काफ़ी बाद के चित्रों में आया। आरंभिक के चित्रों में उन्होंने पारंपरिक मान्यताओं पर चोट करना शुरू किया। वे सामान्य जन जीवन को महत्व देते थे। रंगों के अंदर और अभिव्यक्ति के अंदर निश्चित रूप से कुछ जागरूकता और चेतना हुई। उसका जब अपन कलात्मक विवरण के बारे में बात करेंगे तब चर्चा करेंगे।
पिछली चर्चा में आपने अगर ध्यान दिया होता कि पेरिस में एक 1863 के अंदर प्रदर्शनी लगी थी, और जिसमें उस प्रदर्शनी के अंदर बहुत सारे चित्र अस्वीकृत किए गए थे। और उस चित्रों को अस्वीकृत किए जाने का भी एक कारण था कि उस प्रदर्शनी के जो निर्णायक मंडल में जो चित्रकार या जो व्यक्ति थे, वो सारे अधिकतर पुरातन परंपराओं पर विश्वास करने वाले थे, पुरातन परंपराओं और परंपरागत चित्रकला पर रुचि रखने वाले थे। तो निश्चित रूप से नवीन अन्वेषणों को राष्ट्रीय स्तर की कला प्रदर्शनी में इतना महत्व नहीं मिलना था, और यही कारण थे कि उन्होंने करीब 4000 चित्रों को अस्वीकृत कर दिया। अब चूँकि इतनी बड़ी संख्या में अगर चित्रकारों के चित्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा तो एक असंतोष की लहर तो अवश्य फैलेगी, और यह हुआ भी। समस्त चित्रकारों के अंदर एक असंतोष का वातावरण खड़ा हो गया और काफ़ी हंगामा होने लगा। तो इस स्थिति को भांपते हुए उस समय के जो शासक थे, राजा थे, उन्होंने मध्यस्थता करते हुए उसी कला संग्रहालय भवन में, जहाँ राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन होना था, उसमें ही एक जगह इनको स्थान दिलवा दिया, जहाँ पर सभी चित्रकारों ने मिलकर एक अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। और उन अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी, अब चूँकि दर्शक लोग उस प्रदर्शनी को, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी को देखने का चलन था और लोग जाते भी थे, उत्सुकता वक्त उनको लगता कि चलो ऐसा क्या था कि इन चित्रों को अस्वीकार कर दिया, इनको भी देखते हुए चले। तो वो उस प्रदर्शनी में भी देखने आने लगे। तो उस प्रदर्शनी में भी अच्छी खासी भीड़ दर्शकों की आई, और इस भीड़ ने दर्शकों के उत्साह का वर्धन किया, और जो नवीन प्रयोगों को लेकर चित्र का कार्य कर रहे थे, पेंटिंग बनाने का कार्य कर रहे थे, उनको उनसे मनोबल भी मिला। हालांकि उन चित्रकारों ने कुछ इन्हें गिने जो चित्रकार थे, उनके काम को छोड़कर बाकी सब चित्रों की उन्होंने निंदा की, आलोचना भी की, और उसमें उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए। उस वक्त के साहित्यकारों ने और जो पुरातन परंपरा के जो बौद्धिक वर्ग था, उनको इस प्रदर्शनी से काफ़ी पीड़ा भी हुई, क्योंकि दर्शकों के सम्मुख रखने से जो एक पुरातन परंपरा थी, एक कला वैशिष्ट्य था, और अभिजात्य वर्ग का जो उस पर अधिकार था, उसको आघात पहुंचा। तो उनको थोड़ी बहुत पीड़ा भी हुई। और इनके अंदर जो एक चित्र रखा गया था जिसकी सबसे अधिक आलोचना हुई, वो था एडवर्ड माने का चित्र। अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी में जो चित्र रखा था एडवर्ड माने ने, तृण पर भोजन। तृण का मतलब घास में बैठकर खाना खा रहे थे, एक सामान्य विषय था, तृण पर भोजन। और इस चित्र को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ। वो जो चित्र था वो किसी पौराणिक आख्यान से, कहीं से उन्होंने उस मूल भावनाओं को लेकर चित्रित किया था, लेकिन जो चित्रण उन्होंने किया उसमें उन्होंने जो तत्कालीन उस वक्त के जो साधारण पात्र थे, उन पात्रों का प्रतिरूप उस चित्र में उतारा। यानी कि दो पुरुष पोशाकधारी थे और उनके मध्य एक स्त्री विवस्त्र थी, उनको लेकर उन्होंने चित्र बनाया। और जो स्त्री का जो चित्रण किया वो सामान्य एक मॉडल को देखकर उन्होंने चित्रित किया, और व्यक्तियों के तौर पर भी अपने मित्र के जो आकार था, चित्र था, उनको उन्होंने चित्रित किया। तो ये दो ऐसे कारण बन गए जिस पे इस चित्र पर बहुत विवाद हुआ। पहला कारण तो ये रहा कि इस चित्र में स्त्री को दिखाया गया है, एक विवस्त्र स्त्री को दिखाया गया है, जो अपने आप में अशिष्टता का परिचायक है। क्यों? तब ये मान्यता थी कि देवताओं को, पौराणिक आख्यानों के पात्रों को
और अप्सराओं को, इनको तो आप विवस्त्र चित्रित कर सकते हो, इससे अश्लीलता प्रदर्शित नहीं होती। वो हमारी आस्थाओं के केंद्र है और उनकी जो शुद्धता है, प्योरिटी है, वो इस चीज़ का द्योतक है। लेकिन सामान्य जन के, सामान्य महिला या पुरुष को विवस्त्र रूप में दिखाना बहुत बड़ा एक अशिष्टता का परिचय था। और इससे अभिजात्य वर्ग, जो मूल रूप से जो प्रतिष्ठित समाज के अंदर एक प्रतिष्ठा का स्तर लेके चलता है, उनको भी बहुत आघात पहुंचा। और ये एडवर्ड माने की सबसे पहली पहल थी, जिसने पेरिस की जो जीवन पद्धति थी, उस जीवन पद्धति को समकालीन स्थितियों के तौर पर सामान्य पात्रों को लेकर उन्होंने चित्रित किया। तो जब इस प्रदर्शनी में इस प्रकार के भी चित्र थे जो नवीन विषयों को लेकर, नवीन कलात्मक प्रयोगों को लेकर चित्रित किए गए थे। हालांकि इस प्रदर्शनी से राष्ट्रीय चित्र स्तर की जो कला प्रदर्शनी आयोजित हुई 1863 में, उसको कोई धक्का नहीं पहुंचा, बल्कि एक नए जो चित्रकला के क्षेत्र में प्रयोग हो रहे थे, एक नया दृष्टिकोण चित्रकारों में पनप रहा था, उसका परिचय भी दर्शकों को हुआ। हालांकि माने को इतनी अपेक्षा नहीं थी कि उनके चित्रों की इतनी आलोचना होगी, क्योंकि पूर्व की जो राष्ट्रीय प्रदर्शनी थी उनमें उनके दो चित्र प्रदर्शित हुए थे, जैसे एक स्पेनिश गिटार वादक और एक माता पिता का व्यक्ति चित्र। ये दो चित्र पूर्व में उनके राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत हो चुके थे, तो उनको अपेक्षा नहीं थी कि इस चित्र पर इतना बवाल खड़ा होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने चित्रों को प्रदर्शनी के उसमें भेजा, क्योंकि अस्वीकृत हुई तो उन्होंने अपनी अलग प्रदर्शनी के अंदर चित्रों को प्रदर्शित किया। लेकिन इससे एक चीज़ स्पष्ट ये हुई कि समाज ने, नए वर्ग ने, बौद्धिक वर्ग ने और कला प्रेमी जो थे, उन्होंने कला के क्षेत्र में नए प्रकार के प्रयोगों को उभरते हुए देखा और उनके साक्षी बने। और कुछ लोग उनमें से उसको सराहते भी थे, जैसे कि पहले दिलकराना जैसे उनके अपने जो यथार्थवादी चित्रकार थे पूर्वे, और उनकी दोनों की पेंटिंगों को सराहा भी। तो ये जो चित्र थे ये, अच्छा, दूसरा 2 साल बाद जब उन्होंने 65 की जो राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी थी, उसके अंदर माने ने एक चित्र और अपना भेजा और वो चित्र स्वीकार हो गया, वो था ओलंपिया। उसने भी बहुत बड़ा विवाद खड़ा किया। विवाद इस रूप में किया कि जो वो ओलंपिया चित्र था, जो सौंदर्य की देवी थी, उसको उन्होंने चित्रित किया और उसको चित्रण करने के लिए उन्होंने मॉडल के तौर पर एक ऐसी स्त्री का चित्रण कर दिया, पेंटिंग बना दी, जो समाज में बहुत कुख्यात थी, विख्यात थी और वैश्या के रूप में वो प्रसिद्ध थी। क्योंकि ओलंपिया पौराणिक देवी और उसकी प्रस्तुति के तौर पर जो मॉडल प्रयुक्त की, वो समाज में अच्छी छवि नहीं रखती थी, तो उसको लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ। हालांकि ये जो ओलंपिया का विषय, इस पर पहले और बाद में बहुत लोगों ने चित्र बनाए, लेकिन यहाँ जो इन्होंने एडवर्ड माने ने जो चित्र बनाया, वो चित्र काफ़ी विस्फोटक रहा। और यहाँ तक कि जब उसको प्रदर्शनी में रखा गया, तो उस प्रदर्शनी में उस चित्र की रक्षा करने के लिए राजा को फोर्स लगानी पड़ी, यानी कि उस चित्र का इतना घोर विरोध हुआ। समाज में जो प्रतिष्ठित वर्ग था, जो अभिजात्य वर्ग था, उन्होंने इसको सीधा अपने ऊपर उन्होंने ये आक्षेप माना, और ये सही भी था। मानने का प्रयोजन भी यही था। उनका प्रयोजन था कि पेरिस की जो विलासपूर्ण जीवन शैली है, जो जीवन का एक तरीका है,
उस तरीके को उन्होंने अपने इस चित्र में उन्होंने प्रदर्शित किया। यानी जो अनैतिक जीवन शैली थी पेरिस की, उस अनैतिक जीवन शैली को सिंबॉलिक रूप में उन्होंने अपने इस चित्र में प्रदर्शित किया। तो निश्चित रूप से इसका बहुत विरोध तो होना ही था और विरोध हुआ भी। तो इसने एडवर्ड माने ने प्रभाववाद की स्थापना के लिए बहुत प्रयास किए, बहुत कटु आलोचनाओं को झेला भी, यहाँ तक कि इतने इनकी आलोचना हुई कि इनके शिष्यों तक को आगे आकर इन चित्रों के बारे में समाज के अंदर और मित्र मंडली में और कला समीक्षकों के बीच में सफाई देनी पड़ी। जैसे कि तृण पर भोजन का जो चित्र था, उन्होंने जॉर्जियन ने एक चित्र बनाया था, उसका उन्होंने आधार दिया कि भाई उन्होंने भी तो ये चित्र बनाया था जिसमें चारागाह में समूह गीत करके जिसमें कुछ स्त्रियों को और उन्होंने विवस्त्र बताया था, वो भी अप्सराएं नहीं थी, पौराणिक नहीं थी, लेकिन वो भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया। और उसका कारण ये बताया कि भाई उन्होंने जॉर्जिया ने जो 300 साल पहले चित्र बना दिया, जो चित्र बनाया उसके अंदर जो उन्होंने जो विवस्त्र स्त्री चित्रण किया है वो सारे पात्र काल्पनिक है और वो सामान्य जनजीवन से जुड़े हुए नहीं लगते। ये अपराध तो माने ने किया है, एडवर्ड माने ने किया है कि उन्होंने समाज के तत्कालीन समकालीन पात्रों को लेकर उसको उन्होंने वास्तविक ढंग से उसको चित्रित किया है, वो काल्पनिक नहीं हो सकते। तो ये एक अपराध से क्षम्य नहीं हो सकते, ऐसा उन लोगों का मानना था। फिर उन्होंने एक और भी सफाई दी कि भाई ये जो चित्र इन्होंने बनाया है, ये पुराने जो रेनेशियन पीरियड के जो चित्रकार थे राफेल, उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध चित्र बनाया पेरिस का निर्माण, उसके एक चित्र में से कहीं 2-3 देवताओं के समूह का एक चित्र है जिन्होंने इन्होंने कॉपी की है, पर वो भी माना नहीं गया। क्यों? क्योंकि केवल एक पौराणिक विषय को मानकर आप उस पर अपना जस्टिफिकेशन प्रस्तुत नहीं कर सकते। विषय हो सकता है कि आपने पौराणिक आधार का लिया हो, लेकिन जो उसकी प्रस्तुति है उसमें जिस पात्रों का आपने चित्रण किया है और वो पात्र तो समकालीन जीवन से संबंध रखते हैं और वास्तविक स्थिति से उनके चित्रों को और उनकी आकृतियों को उसमें डाला गया है, वो किसी रूप से न तो ओलंपिया देवी दिखती है, न जो इन्होंने तृण पर भोजन किए हैं वो पात्र पौराणिक दिखते हैं, तो इनके अपराध को क्षमा नहीं किया जा सकता। तो आरंभिक दौर पर एडवर्ड माने ने प्रभाववाद की स्थापना के लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत इतनी कटु आलोचनाओं के बाद में भी वो लगातार चित्र करते रहे, एक बार भी हताश नहीं हुए और प्रभाववाद के न केवल विषयागत परिवर्तन किया अपितु उसकी चित्रण शैली में भी बहुत परिवर्तन किया। इसका हम आगे की चर्चा के अंदर बात करेंगे, आज इतनी बात करते हैं।